नोट लिख लिया, ये I1, ये I2 और ये L है, नीचे 2 पाई आर, नीचे 2 पाई आर। तो ये फोर्स आ गया, किसका आ गया, इस वायर पे फोर्स आ गया। ऐसे इस पे निकालेंगे, इस पे निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लिखेंगे, इस पे निकालेंगे तो यहाँ पे I1 आ जाएगा इसका करंट, और इस पे देखेंगे तो इसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्योंकि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो मैग्नेटिक फील्ड इस पे भी लगेगा, तो सेम इसका आएगा, सेम आंसर आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों वायर पे फोर्स आपस में इक्वल है, दोनों के फोर्स इक्वल है, इक्वल और अपोजिट, इक्वल और अपोजिट है। लेकिन इस केस में देखेंगे तो अपोजिट नहीं है, अगर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो रहा है तो फोर्स दोनों के इक्वल है, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट, ओके ओके, इक्वल एंड अपोजिट है। क्यों है अपोजिट, इसका इस डायरेक्शन में आएगा और इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में, तभी तो अट्रैक्शन करेंगे, और अट्रैक्शन करें तो अपोजिट है, देखो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों इक्वल है और अपोजिट, ये माइनस का सिंबल अपोजिट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फोर्स होगा इतना। अगर ये पूछे फोर्स पर यूनिट लेंथ कि इस वायर की यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स है, इस वायर की यूनिट लेंथ पे कितना फोर्स है, तो पर यूनिट लेंथ पूछे तो इसके नीचे लेंथ कर देंगे, लेंथ से लेंथ कट जाएगी, तो पर यूनिट लेंथ अगर फोर्स पूछेगा ना तो ये इतना आ जाएगा, म्यू नोट I1 I2, से लेंथ करेंगे, लेंथ से लेंथ कट गया, तो ये नीचे 2 पाई आर बच गया बस। तो यूनिट लेंथ पे फोर्स पूछेंगे तो इतना है। तो ये है फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर के बीच में, पैरेलल करंट कैरिंग वायर के बीच में इतना फोर्स होता है, म्यू नॉट I1 I2 अपन में 2 पाई आर। ठीक है, याद रखना है, डेरिवेशन भी आ सकता है, एमसीक्यू क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। सेम डायरेक्शन में करंट है तो अट्रैक्शन, और अपोजिट में तो रिपल्शन, अपोजिट वाले का निकालेंगे तो भी आंसर ये आएगा, सेम तरीका है। ठीक है, पूछना है किसी को कुछ, चलो आगे पढ़ते हैं फिर। चलो नेक्स्ट ये पढ़ रहे हैं। अब तक हमने, आज हमने ये पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर एक चार्ज पार्टिकल जाएगा ना तो उस पर फोर्स लगेगा। तो कौन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल जाएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, कौन बताना चाहता है, बताओ, हैंड रेज करो। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल गया तो उस पर कितना फोर्स लगता है, बताओ, नूरन बताओ। सर ILB साइन थीटा। ILB साइन थीटा, यस क्या बताना चाहता है, यस बताओ। चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो कितना फोर्स लगेगा, यस। लगेगा आंसर आगे, चलो ध्यान दो फिर। मैंने पूछा था कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो कितना फोर्स लगेगा। चार्ज पार्टिकल की बात आए तो देखो ये चार्ज वाला फोर्स लगेगा, और करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये करंट वाला, ठीक है ना। तो पहले पूछा था मैंने चार्ज पार्टिकल का, तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो इतना फोर्स लगेगा QEB साइन थीटा। अगर करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये फोर्स लगेगा, तो करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो ये फोर्स आएगा, ठीक है ना। हमने दो चीजें पढ़ ली। तो अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो इतना फोर्स, कोई करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो इतना फोर्स। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कोई करंट कैरिंग लूप है ना, रेक्टेंगुलर हो सकती है, स्क्वायर हो सकती है, कि करंट कैरिंग कोई वायर है और वो क्लोज वायर है, क्लोज वायर को लूप कहते हैं। अगर ये वायर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो कितना टॉर्क लगेगा, है ना, इस पे कितना टॉर्क लगेगा, क्योंकि इस पे नेट फोर्स तो जीरो लगता है, नेट फोर्स जीरो, लेकिन इस पे टॉर्क लगेगा जिसकी वजह से रोटेट करने लग जाएगा। तो अब हम तीसरा टाइप पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, टॉर्क। हम पढ़ने जा रहे हैं टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप। लूप का मतलब क्लोज वायर होता है, क्लोज वायर। तो टॉर्क का फॉर्मूला कौन बताएगा, हैंड रेज करो। टॉर्क कैसे निकालते हैं, बेसिक फॉर्मूला बताओ, क्योंकि ये चीजें याद है तो हो जाएंगी। चलो बताओ, यस बताओ।
सर पी साइन थीटा। पी साइन थीटा इसका पी मतलब डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो लगता है टॉर्क, है ना। टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला पूछ रहा था, बेसिक। शिव आप बताओ, बेसिक फॉर्मूला क्या है टॉर्क? पता है sin थीटा, बेसिक वाला तो नहीं पता। टॉर्क तो चलो ठीक है, ठीक है, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। टॉर्क कहीं पर भी पूछे तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का यूज करके तुमने वो निकाला जो अभी बता रहे हो, पी साइन थीटा। वो इस फॉर्मूले का यूज करके ही निकाला है। आज दोबारा देखोगे वो टॉपिक, यहीं से हमने स्टार्ट किया था, उसी से वो रिजल्ट आया, ठीक है ना। ठीक है, तो अब भी इसी का यूज करके निकालेंगे। क्या निकालेंगे? करंट कैरिंग लूप है और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो उस पर कितना टॉर्क लगेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं फिर। तो एक करंट कैरिंग लूप ले लेते हैं हम, ये ले ली करंट कैरिंग लूप, ठीक है ना। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो ये ले ली करंट की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन है, करंट फ्लो हो रहा है। इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो देखो इधर नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड तो नॉर्थ से साउथ इधर जाता है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ ये डायरेक्शन है, तो चारों वायर पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखा दी। इस पे हम निकालेंगे टॉर्क। टॉर्क होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। चलो देखो, पहले हम, ये स्ट्रेट वायर है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, मतलब चारों को जोड़ रखा है। तो पहले इस पे देखते हैं फोर्स किस डायरेक्शन में। तो इसमें हम राइट हैंड रूल लगाएंगे, राइट हैंड रूल। कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। और लेकिन अब चार्ज पार्टिकल नहीं है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, करंट कैरिंग वायर है, और करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। इस पे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे ना, पहले इस पे लगाओ, फिर इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे, चारों पे लगाओ। अगर चारों पे हम लगाएंगे तो देखो करंट की डायरेक्शन तो ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो ये है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड बताता है, ये करंट बताता है, ये मैग्नेटिक फील्ड, ये करंट। और तीसरा क्या बताता है? मैग्नेटिक फील्ड, चलो ठीक है, इधर देखो। ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड, और ये मोशन बताता है, मोशन, कंडक्टर किस मोशन में है ना, कंडक्टर किस मोशन में। तो ये बताता है मैग्नेटिक फील्ड, ये कंडक्टर की मोशन बताता है, और ये बताता है करंट, ये बताता है करंट, ठीक है। तो चलो देखो फिर, ये कंडक्टर की मोशन बताएगा, कंडक्टर की मोशन बताएगा ना, इसका मतलब कंडक्टर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में तो मूव करेगा कंडक्टर। तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? थंब डायरेक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, फर्स्ट फिंगर direct in the direction of magnetic field and central finger aligns in the direction of a current। तो चलो देखो फिर, इधर करंट है ना, ये रहा करंट, तो ये करंट तो इधर ही है, ये रहा करंट। तो मैं बता रहा था ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से देखेंगे तो ये तो इस तरफ होगा, है ना, इस तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में और करंट इस डायरेक्शन में, तो इस हैंड को मैं इस तरह से करूंगा, इस तरह, और इस तरह करूंगा ना, तो यहाँ पे देखोगे तो करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे भी करंट और मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड रूल का यूज करके यहाँ पर भी फोर्स आ जाएगा, यहाँ पर भी फोर्स आ जाएगा और यहाँ पर भी फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना, सभी के अंदर फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे कि यहाँ पे जो फोर्स है ना वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस कंडक्टर पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में, इस कंडक्टर पे फोर्स है इस डायरेक्शन में, और इस पे फोर्स देखोगे वो ऊपर की तरफ लगेगा, और इस पे फोर्स देखोगे वो नीचे की तरफ लगेगा, इस पे फोर्स ऊपर की तरफ, इस पे फोर्स नीचे की तरफ। तो ये फोर्स तो आपस में कैंसिल हो गए, ये फोर्स तो आपस में कैंसिल, क्योंकि इक्वल फोर्स है और अपोजिट डायरेक्शन में, ये ऊपर ये नीचे, ये फोर्स कैंसिल हो गए। लेकिन ये दोनों फोर्स कैंसिल नहीं हुए, क्योंकि ये इक्वल तो है पर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। क्यों नहीं है, इधर ध्यान दो। इसको हम ऐसे देखेंगे, जैसे ये है,
हमने यहाँ पे देखा एक फोर्स ऊपर लग रहा है एक नीचे, तो इस पे देख लो एक फोर्स यहाँ से ऊपर खींचे और एक यहाँ से नीचे खींचे तो ये यहीं पे रहेगा, है ना, ये यहीं पे रहेगा मोबाइल फोन। लेकिन ये फोर्स कैसे लग रहे हैं इस मोबाइल फोन के एक तो यहाँ पे लग रहा है और एक यहाँ पे। अब देखो इस मोबाइल फोन पे एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, और ये कोयल है ये ऐसे नहीं रखी, ये वर्टिकली है, तो वर्टिकली ही है ऐसे करके। और अगर ये वर्टिकली है तो देखो फिर, अगर ये वर्टिकली ऐसे रखी है कोयल, तो इस कोयल पे एक फोर्स इधर एक इधर, तो यहाँ पे देखो इसको, अगर इस कोयल पे एक फोर्स आगे लगेगा एक पीछे, तो एक फोर्स आगे पीछे लगेगा तो ये कैंसिल नहीं हो सकते, ये इस तरह से रोटेट करेगी। फिर ये कैंसिल तो तब हो सकते हैं जब एक फोर्स इधर लगे और एक इधर लगे, है ना, एक इधर और एक इधर, फिर कैंसिल हो सकते हैं। लेकिन एक फोर्स इधर लग रहा है तो ये कोयल को आगे खींचेगा और ये पीछे, तो ये कोयल यहीं पे रोटेट कर जाएगी, तो इसमें रोटेशन हो जाएगा। तो जो फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों फोर्स है ये पेयर बनाएंगे, और पेयर की वजह से एक इधर खींचेगा और एक इधर, तो इसकी वजह से रोटेट करेगी, तो रोटेट करने वाला फोर्स तो टॉर्क होता है, रोटेट करने वाला फोर्स से टॉर्क होता है। टॉर्क इज ए फोर्स हैविंग रोटेशनल इफेक्ट, है ना। तो अब देखो फिर निकाल लेते हैं इसे, तो टॉर्क निकालना है, तो इसकी वजह से इनकी वजह से टॉर्क बन रहा है ना, घूम रहा है। तो इस वायर पे जो भी फोर्स लग रहा है तो ये करंट कैरिंग वायर है और मैग्नेटिक फील्ड में है ना, नॉर्थ साउथ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये करंट कैरिंग वायर है मैग्नेटिक फील्ड में। तो करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स तो अभी बताया था नूरन ने, आई एल बी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा 90 है, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में, इसकी लेंथ इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो थीटा 90। तो इस वायर पे फोर्स इतना लग गया, ठीक है। अब देखो इस फोर्स की डायरेक्शन ये है और इस फोर्स की डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे ना, तो इन दोनों के बीच का देखो मैं यहाँ बना देता हूँ, एक फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है और एक फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है ना, इसकी डायरेक्शन ऐसे और इसकी ऐसे, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो ये है, परपेंडिकुलर तो ये हुआ, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, इस एज पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इस एज पे इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस हम कैसे निकालें, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है ना, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कोयल है, इस रेक्टेंगुलर कोयल की इस लेंथ को तो हमने एल मान रखा है, इस लेंथ को एल, और इस ब्रेड्थ को बी मान रखा है, इस ब्रेड्थ को बी, तो ये वाली ब्रेड्थ भी बी होगी, है ना, तो ये बी है, और ये एंगल थीटा ले रखा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा ले रखा है तो देख लो फिर, यहाँ पे अगर ये बी है, ये लेंथ एल है, ये ब्रेड्थ बी है, ये ब्रेड्थ बी है, ये बी है, ये थीटा, तो ये बी कोस थीटा हो गया। फिर अगर ये बी है साइड बीच में थीटा, तो ये बी कोस थीटा, तो इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो गया, बी कोस थीटा। तो टॉर्क निकालना है, टॉर्क क्या, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी मैंने बताया ये बी है तो ये बी कोस थीटा, तो ये बी कोस थीटा, स्मॉल बी लेंगे, ब्रेड्थ को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट किया हमने, स्मॉल बी कोस थीटा, ठीक है। टॉर्क निकालना है तो फोर्स तो ये रहा आई एल बी साइन 90 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 होता है, तो फोर्स हो गया इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी कोस थीटा हो गया ना, ठीक है। अगर इस कोयल का एरिया निकालना चाहो तो इस कोयल का एरिया निकालोगे तो लेंथ इंटू में ब्रेड्थ होता है, रेक्टेंगुलर कोयल है, तो देखो ये रही लेंथ और ये रही ब्रेड्थ, है ना, तो इन दोनों की जगह मैं ए लिख सकता हूँ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जगह ए लिख सकता हूँ, ये कैपिटल बी मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज, और ये कोस थीटा हो गया। अगर इस कोयल के अंदर एक टर्न है तो टॉर्क इतना लगेगा, एक टर्न है तो टॉर्क इतना लगेगा, और इसके अंदर अगर टर्न ज्यादा है, मान लो n टर्न से कोयल के अंदर बहुत सारे टर्न है, तो n से मल्टीप्लाई कर दो तो उस पे टॉर्क इतना लगेगा, n टर्न है तो टॉर्क इतना लगेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर ये देखोगे ना, इसको मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं, NIA को मैग्नेटिक मोमेंट, ये आगे बी बच गया, इन तीनों को नाम दे दिया मैग्नेटिक मोमेंट, ये आगे बी बच गया और ये कोस थीटा। यहाँ से डॉट हटाना चाहोगे तो एम डॉट बी हो गया, ये डॉट हटाना, कोस थीटा हटाना चाहोगे तो बीच में डॉट आ जाएगा, तो एम डॉट बी। तो टॉर्क होता है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से तुम्हें एक फॉर्मूला और याद हो गया, क्या याद हो गया,
कि मैग्नेटिक मोमेंट है करंट कैरिंग वायर का NIB होता है। मैग्नेटिक मोमेंट NIB नहीं NIA, मैग्नेटिक मोमेंट है वो NIA होता है। ठीक है ना। तो एक नंबर का क्वेश्चन ये भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी हो सकता है कि मैग्नेटिक मोमेंट निकालो अगर उस लूप का एरिया दे रखा है और उसमें इतना करंट फ्लो और इसमें इतने नंबर ऑफ टर्न है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछ सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला और बनाते हैं जिसमें साइन थीटा आएगा, कोस थीटा की जगह साइन थीटा। तो चलो एक फॉर्मूला और बनाते हैं। क्या बनाएं, देखो ये जो कोयल थी ना, ये जो कोयल, इसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए। ये कोयल इस तरह से है, इस पे ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। लेकिन इससे जो नॉर्मल है ना, वो नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में है, इससे जो नॉर्मल बनाएंगे वो नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, ठीक है। तो हमने पीछे जो एंगल ये थीटा एंगल ले लिया ना, ये थीटा एंगल तो ये वायर था ना, ये वायर और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, इसके बीच में था। ये वायर था और ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी, इसके बीच में था ये थीटा एंगल। तो ये थीटा एंगल, फिर मैंने एक लाइन यहाँ पे लगा दी इधर वाली, ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये सेम लाइन है। ये थीटा तो अल्टरनेट एंगल, ये भी थीटा है, ये थीटा तो ये भी थीटा है, तो इसलिए यहाँ पे थीटा था तो यहाँ पर भी थीटा था। ये साइड बी है तो ये बी कोस थीटा बन गया था। तो मैं अब एक एंगल यहाँ पे लिखना चाहता हूँ मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल डायरेक्शन के बीच में। मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल डायरेक्शन के बीच में एक एंगल यहाँ पे है और इसको नाम दे दिया फाई, इसको नाम दे दिया फाई। इन दोनों एंगल को मिलाओगे तो 90 डिग्री बन गया। तो थीटा प्लस में फाई तो 90 डिग्री बन गया, है ना। ये पूरा एंगल कितना है, पूरा 90 डिग्री का है। तो थीटा प्लस में ये एंगल कितना, फाई, तो थीटा प्लस में फाई 90 डिग्री। तो हम ये लिख सकते हैं थीटा प्लस फाई, ये तो 90 डिग्री होगा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट करनी है, देखो थीटा की वैल्यू पुट करनी है, फाई को इधर ले जाओ तो थीटा की वैल्यू आ गई 90 माइनस फाई। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, एम बी कोस थीटा की वैल्यू आ गई 90 माइनस फाई, और 90 पे एंगल चेंज हो जाता है कोस थीटा और साइन थीटा में। तो कोस थीटा है साइन थीटा में चेंज होगा तो साइन फाई आ गया। अब हमने ये ध्यान रखना है कि कोस लिखेंगे तो कौन सा एंगल है और साइन लिखेंगे तो कौन सा एंगल है। ये तो एंगल है, तो कोस लिखेंगे तो थीटा है और साइन लिखेंगे तो फाई है, और ये कौन से एंगल है, यहाँ से ध्यान रखना हमने। अगर थीटा लिखेंगे तो ये एंगल मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच का है, मैग्नेटिक फील्ड और वायर के बीच का अगर कोस थीटा लिखेंगे तो। अगर साइन थीटा लिखेंगे तो ये एंगल नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है। अगर साइन थीटा लिखेंगे तो ये एंगल नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का है ना। कई बार ऐसे कंफ्यूज कर देते हैं वो। तो किसी क्वेश्चन में तुम्हें कोस थीटा मिलेगा और किसी में साइन थीटा मिलेगा, तो वहाँ पे एंगल अलग अलग है, ये ध्यान रखना है। अगर फाई दे रखा है तो फाई कौन सा एंगल है, फिर दोबारा देख लो, इस कोयल का ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो फाई है। अगर फाई की जगह कोस थीटा यूज करना चाहो तो कोस थीटा यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंगल ये लेना पड़ेगा, ये वाला वायर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ठीक है, ठीक है। तो हमने टॉर्क निकाल दिया। चलो एक टॉपिक और करते हैं, लास्ट टॉपिक है, इसी पे बेस है जो अभी पढ़ा है ना, इसी पे बेस। अभी हमने ये पढ़ा है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप, साथ में आएगा इन मैग्नेटिक फील्ड। कि करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें टॉर्क लगता है। तो देखो ये नॉर्थ साउथ पोल थे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क लगा। कैसे लगा टॉर्क, बिल्कुल आसान डेरिवेशन। टॉर्क होता है फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स करंट कैरिंग वायर को करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में लगते हैं तो इतना फोर्स लगता है, तो ये फोर्स पुट कर दो। बस ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान रखना है कि एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है, तो ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस अगर बी है और ये थीटा है, ये डिस्टेंस अगर बी है, ये वाला बी है ना, और ये थीटा, ये बी है तो ये बी कोस थीटा होता है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये बी कोस थीटा है। लेंथ थीटा में ब्रेड्थ एरिया होता है, तो बस आगा टॉर्क हमारे पास। तो करंट कैरिंग कोयल को, वो कोयल सर्कुलर भी हो सकती है, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। किसी भी करंट कैरिंग कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा। उस पर नेट फोर्स 0 लगता है और नेट टॉर्क इतना लगता है NIAB कोस थीटा, या फिर NIA की जगह मैग्नेटिक मोमेंट लिख दिया MB कोस थीटा। कोस थीटा की जगह साइन थीटा भी आ सकता है ना। हमने डिस्कस कर लिया। अब पढ़ेंगे मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, बिल्कुल आसान। ये टॉपिक आ गया तो आता है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। देखो क्या है, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर।
सभी एक्टिव बैठे हैं। चलो देखो, साइक्लोट्रॉन सिलेबस में नहीं है, ध्यान रखना उस बात का। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है। क्या है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर? देखो, इस तरह का एक सेटअप है, इस तरह का एक बॉक्स है, ठीक है। वैक्यूम क्लोज चैम्बर भी कह देते हैं इसको। इसमें इधर रख रखा है एक नॉर्थ पोल, इसमें इधर रख रखा है साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इनके बीच में एक करंट कैरिंग कोयल है, करंट कैरिंग कोयल। ये कोयल यहाँ पे हैंग कर रखी है, लटका रखी है, ठीक है ना। यहाँ पे एक स्क्रू लगा के, टोर्सन हेड कहते हैं इसको, इसको टोर्सन हेड कहते हैं। टोर्सन हेड मतलब एक स्क्रू टाइट कर रखा है, उसको टोर्सन हेड कहते हैं। इससे लटका रखी है, वायर है ये, बीच में एक सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, ठीक है। सॉफ्ट आयरन सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर से वायर लपेट रखा है। तो वायर ऐसे लपेट रखा वायर, ठीक है ना, बहुत सारे वायर लपेट रखे हैं ऐसे करके, और लपेट के वायर यहाँ से बाहर ले लिया। सिलेंडर, ये वायर यहाँ से लिया, सिलेंडर के ऊपर लपेट के बाहर ले लिया। इस वायर को यहाँ पे स्प्रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया और यहाँ पे फिक्स कर दिया। यहाँ पे फिक्स करने के बाद इस वायर को इधर ले लिया, यहाँ से वायर बाहर निकाल लिया, यहाँ से वायर बाहर निकाल लिया। तो ये टर्मिनल T2 बन गया। और ये वायर यहाँ से लटका रखा था ना, इधर लटका के इस वायर को भी यहाँ से बाहर ले लिया। ये टर्मिनल T1 है, T1। इसका मतलब यहाँ से तो वायर आया है, इसमें से करंट आया, ये करंट इसके अंदर से घूम के और यहाँ से करंट बाहर चला गया, यहाँ से करंट बाहर चला गया। तो यहाँ से वायर लेके करंट कैरिंग वायर इस सिलेंडर पे लपेट दिया और यहाँ से लटका दिया। ये यहाँ पे स्प्रिंग है S, और यहाँ से करंट बाहर चला गया, ठीक है ना। ये सारा अरेंजमेंट है। इस वायर के साथ में एक मिरर लगा रखा है, इधर इधर एक मिरर है। ये मिरर क्या काम आता है अभी सारा देख लेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ये करंट कैरिंग कोयल है, करंट कैरिंग लूप है जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, और ये नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रखी है। नॉर्थ साउथ पोल के बीच में रखी, इसका मतलब तो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है। तो जस्ट अभी मैंने पढ़ा है कि जब भी करंट कैरिंग कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर नेट फोर्स 0 लगेगा, लेकिन टॉर्क लगेगा। उस पर फोर्स तो लगता है लेकिन नेट फोर्स 0 हो जाता है, तो उस पर टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा हमने अभी पढ़ा है, NIBA cos थीटा, है ना। NIA को M कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, और ये B है, और ये cos थीटा। इतना टॉर्क लगता है, हमने पढ़ लिया। तो फॉर्मूला तो हमें याद है, हमने पढ़ रखा है, ठीक है। अगर हम cos थीटा की जगह sin फाई भी लिख सकते हैं, है ना, sin फाई, ये हमने सारा पढ़ लिया। तो इतना टॉर्क लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम, व्हाट इज मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर? गैल्वेनोमीटर है स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने का काम आता है। मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट स्मॉल करंट। स्मॉल करंट को डिटेक्ट करने का काम आता है ना। ज्यादा करंट हो तो इसके बस की बात नहीं है, छोटे करंट को मेजर करने का काम आता है, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है? ये छोटी छोटी बातें हैं और ये पूरे नंबर देती हैं अगर अच्छी तरह पढ़ोगे तो। इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल ये है कि जब एक करंट कैरिंग कोयल को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क लगेगा। क्या है इसका प्रिंसिपल? When a current carrying coil placed in magnetic field, then it experience a torque। ये इसका प्रिंसिपल है, हो गया प्रिंसिपल। फिर आएगी इसकी कंस्ट्रक्शन। क्या कंस्ट्रक्शन है? इट कंसिस्ट ऑफ ए करंट कैरिंग कोयल wrapped on a soft iron cylinder placed between north south poles of magnet। it is suspended with a wire and wire is attached with a mirror, है ना। फिर नीचे बता देंगे कि करंट कैरिंग कोयल इज सपोर्टेड विद स्प्रिंग। स्प्रिंग की हेल्प से सपोर्ट कर रखी है, यहाँ पे फिक्स कर रखी है, क्योंकि फिक्स नहीं करेंगे ना तो इस टॉर्क की वजह से घूमेगी और घूम के इधर भी लग सकती है, इधर भी लग सकती है, इसलिए नीचे टाइट कर दी। और ये ऐसे घूमेगी ना तो स्प्रिंग भी शायद साथ में टाइट हो जाएगा, और जैसे करंट ऑफ कर देंगे तो ये अपनी ओरिजिनल पोजिशन पे आ जाएगी, ओरिजिनल पोजिशन पे। गैल्वेनोमीटर लैब में देखा होगा
गैल्वेनोमीटर में इस तरह से नीडल होती है, उसमें जैसे करंट पास करवाते हैं ना तो नीडल हिलती है, नीडल इधर चली जाती है, जैसे ऑफ कर देते हैं तो नीडल 0 पोजीशन पे, फिर ऑन किया तो नीडल इधर, फिर ऑफ कर दिया 0 पोजीशन पे। ऐसा काम कौन करवाता है? उसके अंदर स्प्रिंग होता है। तो जैसे हमने करंट ऑन किया तो इस पे टॉर्क लगेगा, टॉर्क लगेगा तो ये घूमगी, तो इसके साथ नीडल अटैच है तो नीडल घूम जाएगी ऐसे करके। और जैसे ही करंट ऑफ कर देंगे तो स्प्रिंग उसको ओरिजिनल पोजीशन में लेके आएगा स्प्रिंग। तो स्प्रिंग है ये टॉर्क स्टोर करता है, टॉर्क स्टोर करता है ना। ठीक है, तो स्प्रिंग का फंक्शन भी पूछ सकते हैं। मिरर क्या काम करता है? मिरर रीडिंग लेता है, रीडिंग कि जैसे कोयल ऐसे टर्न करेगी ना तो इसके सामने एक स्केल लगा हुआ है, इस मिरर के सामने एक स्केल लगा हुआ है, इस स्केल पे यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ ना, इस तरह की रीडिंग है, स्केल पे रीडिंग है। तो इस स्केल पे जो भी रीडिंग है वो तो इस मिरर में दिखेंगे, अगर हम ऐसे कर दें तो हमें तो दिखेंगे नहीं, मिरर में दिखेंगी। तो कोयल जितनी भी घूम जाएगी ना कोयल, तो ये कितनी घूमी है उतनी रीडिंग इस स्केल की इस मिरर में आ जाएंगी। तो मिरर किस लिए यहाँ पे हैंग कर रखा है? यूज टू मेजर रीडिंग और डिफ्लेक्शन ऑफ ए कोयल। कोयल में कितना डिफ्लेक्शन हुआ है वो ये मिरर मेजर करेगा। ठीक है ना। तो ये मैंने सारी थ्योरी बता दी। उसमें एक फॉर्मूला ये यूज होगा टॉर्क का, और दूसरा फॉर्मूला क्या यूज होगा? देखो दूसरा फॉर्मूला ये यूज होगा, जैसे एक कोयल घूमेगी ना तो इस वायर के अंदर ट्विस्ट आ जाएगी, ये वायर टाइट हो जाएगा। जैसे फिंगर है, इसके ऊपर को कोयल लगा के ऐसे घुमा दे तो इसमें ट्विस्ट आ जाएगा, छोड़ेंगे तो ओरिजिनल पोजीशन में, फिर घूमेगा ट्विस्ट आ जाएगा, फिर ओरिजिनल पोजीशन में, है ना। तो इस वायर के अंदर कितना ट्विस्ट आ रहा है वो देख रहे हैं। तो वायर के अंदर के ट्विस्ट आता है, के। मान लो इस वायर को हमने थोड़ा ऐसे घुमाया 30 डिग्री, और ज्यादा घुमा दो 60 90, है ना, 60 90। तो के क्या है? के है ट्विस्ट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। पर यूनिट डिफ्लेक्शन का मतलब कि डिफ्लेक्शन का मतलब ये थीटा है, ये एंगल है तो 1 डिग्री होता है, यूनिट डिफ्लेक्शन का मतलब 1 डिग्री। तो के क्या है? ट्विस्ट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, कि 1 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा है तो इतनी ट्विस्ट आ रही है। अगर 1 डिग्री डिफ्लेक्शन हो रहा है ना तो इसमें ट्विस्ट जो भी आ रही है ट्विस्ट वो के है। तो के क्या है? ट्विस्ट पर यूनिट डिफ्लेक्शन। अगर यूनिट डिफ्लेक्शन है तो ट्विस्ट इतनी, और डिफ्लेक्शन अगर ज्यादा है तो डिफ्लेक्शन ज्यादा तो ट्विस्ट भी ज्यादा हुई। तो डिफ्लेक्शन अगर थीटा है, थीटा का मतलब 30 डिग्री 60 डिग्री, अगर 1 डिग्री से ज्यादा है तो इसमें ट्विस्ट भी ज्यादा आएगी। तो टोटल ट्विस्ट इतनी आ गई, टोटल ट्विस्ट के थीटा। के क्या है? ट्विस्ट पर यूनिट थीटा। के क्या है? ट्विस्ट पर यूनिट थीटा। और ट्विस्ट अगर ज्यादा है तो ट्विस्ट भी, अगर डिफ्लेक्शन ज्यादा है तो ट्विस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। तो फिर एक बार देख लो, के है ट्विस्ट पर यूनिट डिफ्लेक्शन, और डिफ्लेक्शन अगर ज्यादा है तो ट्विस्ट भी ज्यादा हो जाएगी। तो डिफ्लेक्शन अगर थीटा का है तो ट्विस्ट ज्यादा, ज्यादा के लिए थीटा से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल ट्विस्ट इतनी आ गई। और जो ट्विस्ट ऐसे घूम रही है ना उसको तो टॉर्क कहते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना कि जो चीज रोटेट कर जाती है उसको टॉर्क कहते हैं। तो टॉर्क का एक फॉर्मूला ये है और टॉर्क का एक फॉर्मूला ये। स्टार्टिंग में क्या लिखा था? NIBA, है ना। तो एक टॉर्क का फॉर्मूला ये है और दूसरा है NIBA, और साइन थीटा वाला यूज करेंगे, साइन थीटा वाला एक फॉर्मूला ये है। इन दोनों को आपस में इक्वल पुट कर देंगे, इन दोनों को आपस में इक्वल पुट करके और यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना। और के क्या है? यहाँ पे ट्विस्ट है, के यहाँ पे ट्विस्ट है। ठीक है। तो इस तरह से मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर तक पढ़ लिया हमने। इसके बाद इसमें और कौन सा टॉपिक है कि गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर में कैसे कन्वर्ट करें, गैल्वेनोमीटर को हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो ये आगे की कन्वर्जन है, तो ये खुद से करने हैं। अगर नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, कल जूम क्लास स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे पहले यही बता देंगे अगर तुम्हें समझ में नहीं आएगा तो। ठीक है। तो आज हमने पूरा चैप्टर कर लिया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कल दूसरा चैप्टर करेंगे मैग्नेटिज्म, थर्ड यूनिट का दूसरा चैप्टर, क्योंकि दिन अपने पास कम रह गए, जल्दी जल्दी करना है। तो आज इस सारे को कंप्लीट कर लो, किसी को कोई डाउट है तो मेरे पास व्हाट्सएप कर देना। ठीक है। थंब इंप्रेशन देके बताओ किस किस को समझ में आया मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। आज हमने क्या क्या पढ़ा है एक बार बेसिकली बता देता हूँ। आज हमने ये पढ़ा है कि कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो उसको फोर्स लगेगा QVB sin थीटा चार्ज। फिर एक करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना तो उस पर फोर्स लगेगा ILB sin थीटा। ठीक है। फिर हमने ये पढ़ा कि एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, क्लोज लूप को, तो उस पर नेट फोर्स तो 0 लगेगा लेकिन उस पर टॉर्क लगेगा। कितना टॉर्क लगेगा? ये वाला।
ठीक है ना, ये वाला टॉर्क। और इसी बेस पे फिर हमने ये पढ़ा है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, इसी बेस पे हमने ये पढ़ा है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के अंदर एक कोयल होती है और उसमें करंट पास होता है, और जैसे ही करंट पास होता है ना तो मैग्नेटिक फील्ड तो पहले से है, तो एक करंट कैरिंग कोयल इन मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो इस पे टॉर्क लगता है, टॉर्क की वजह से घूम जाती है, घूमने से डिफ्लेक्शन आता है, इसकी नीडल है वो इधर उधर घूमती है, उससे हमें रीडिंग पता लग जाती है कितना करंट आया। ओके, कुछ पूछना हो तो हैंड रेज कर सकते हो। ठीक है, ओके बाय, तैयारी करो अच्छी।